हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए, तो आज हम लोग जो क्लास 6 के मासिक असेसमेंट है अक्टूबर माह का, आज उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, मासिक मूल्यांकन जो है, और ये कौन सी क्लास के है? क्लास 6 के बच्चों के लिए है। ठीक है, चलिए, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या क्या हम लोग आज सॉल्व करेंगे। आज हम लोग करेंगे हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत। इतने सब्जेक्ट का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे और उसका आंसर को भी देखेंगे। आप ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ क्या चीज़ हम लोग का सब्जेक्ट सबसे पहले है। सबसे पहले हम लोग का हिंदी है, तो हम लोग हिंदी से शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग हिंदी से शुरू करते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये सब्जेक्ट कौन सा है? हिंदी विषय है। हिंदी विषय में लिखा हुआ है, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्न संख्या 1 और 2 के उत्तर दीजिए। आपको ये पूरा गद्यांश को पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद आपको प्रश्न मिलेगा 1 और 2, दो प्रश्न मिलेगा। उस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। तो ऐसा करिएगा कि आप इसको पूरे अच्छे से खुद से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग सीधे क्वेश्चन और आंसर पे चलते हैं। देखिए, हम लोग का पहला क्वेश्चन, पहला प्रश्न है, मालिक बैल को जंगल में क्यों छोड़ आया था? ठीक है, ये प्रश्न है। आपको 4 ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, 4 इसमें विकल्प हैं। ए नंबर, ए में लिखा हुआ है बैल को उसका मालिक पसंद नहीं करता था। बी नंबर ऑप्शन होगा बैल समझदार था। सी नंबर दिया हुआ है बैल बूढ़ा हो गया था। आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा इन चारों में से क्या होगा। और ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है बैल बार बार जंगल भाग जाता था। ठीक है, तो इन चारों में से जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बैल बूढ़ा हो गया था। ऑप्शन नंबर सी आप लिख लीजिएगा, ये सही आंसर है। तो 1 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, बैल बूढ़ा हो गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो लिखा हुआ है, बैल ने अपने रहने के लिए गुफा को क्यों चुना था? जो बैल था वो रहने के लिए, खुद अपने रहने के लिए वो गुफा को चुना था। तो यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन ए लिखा हुआ है गुफा असुरक्षित थी पर पास में खाने पीने की व्यवस्था थी। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है गुफा सुरक्षित थी पर पास में खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है गुफा सुरक्षित थी और पास में खाने पीने की व्यवस्था थी। और ऑप्शन डी लिखा हुआ है गुफा खाली थी और उसके अंदर तालाब भी था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुफा सुरक्षित थी और पास में खाने पीने की व्यवस्था भी थी। तो ये इस प्रकार प्रश्न 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप इसको लिख लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न जो ये 3 नंबर आपको दिख रहा है। देखिए 3 नंबर क्या है? 3 नंबर में लिखा हुआ है, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ लिखिए। आपको यहाँ कुछ शब्द दिया है। ए में दिया हुआ है कुल, बी में लिखा हुआ है आम और सी में लिखा हुआ है उत्तर, डी में लिखा हुआ है कर। क्या है? कर। ठीक है, इसका आपको 2 अलग अलग अर्थ बताना है जो इसी का मीनिंग से निकलता हो। तो क्या होगा? हम लोग चलिए इसको देखते हैं, इसके आंसर को। देखिए, तो जो ए नंबर है, ए नंबर में लिखा हुआ है कुल, तो कुल का क्या हो जाएगा? कुल का हो जाएगा सब। तो यहाँ हो जाएगा क्या चीज़? सब। और ये हो जाएगा वंश। ठीक है, हम लोग का कुल का क्या होता है? जो पूरे वंश एक होता है ना कि कुल चलता है, जो वंश बोलते हैं वो हो जाएगा। तो आपको ये दोनों लिखना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आम, बी नंबर है ना, तो बी आम है। अच्छा, आम एक फल है, तो आप इसको लिख सकते हैं आम की जगह में आम्र। आम का क्या हो जाएगा? आम्र। तो आम्र क्या होता है? एक फल होता है, आम का फल। ठीक है, और इसके जगह में आप ये भी लिख सकते हैं जो आम व्यक्ति होता है, इसका मतलब आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? सर्वसाधारण। सर्वसाधारण का मतलब क्या है? वो साधारण मतलब आम व्यक्ति को हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब सी में दिया उत्तर। अब उत्तर का आप क्या लिख सकते हैं? उत्तर का आप लिख सकते हैं जवाब और हल। ये हो जाता है उत्तर का मतलब। अब देखिए कर, तो कर का मतलब क्या होता है? कर एक प्रकार टैक्स है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? शुल्क बोल सकते हैं और माल गुजारी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये हिंदी का जो प्रश्न 4 है वो क्या है? प्रश्न 4 लिखा है, पंडित जी की मृत्यु के बाद अकली बुआ का काम क्या था? तो आप कुछ इसको देखिएगा। इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि पंडित जी की मृत्यु के बाद जो अकली बुआ थे वो क्या करते थे, उसका काम क्या था। ठीक है, चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 था उसका आंसर, तो उसका आंसर हो जाएगा पंडित जी की मृत्यु के बाद अकली बुआ का काम गांव के लोगों की सेवा, उपचार, समाज कल्याण आदि करना रह गया था। सुबह होते निकल जाती, जिससे भी ज़रूरत होती उपचार बताती, दवा देती। उनमें सेवा भाव इतना था कि आवश्यकता पड़ने पर रात भर किसी के घर में रुककर देखभाल करती थी। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 4 था उसका ये उत्तर है। आप उत्तर देख लीजिए, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग प्रश्न 4 का उत्तर हो गया। अब हम लोग प्रश्न
5 का उत्तर देखते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न 5 को देखेंगे। प्रश्न 5 में लिखा है, बुआ को खून देने के लिए अस्पताल में मर्द औरतों का जमघट क्यों लग गया? तो इसका आंसर होगा, बुआ के ऑपरेशन के समय उन्हें खून देने के लिए अस्पताल में मर्द औरतों का जमघट इसलिए लग गया था क्योंकि वह सामाजिक समरसता, धार्मिक सहिष्णुता तथा मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत थी। वह समाज के सभी वर्ग के लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। अतः जब बुआ को मदद की आवश्यकता पड़ी तो समाज के सभी लोग सहायता करने को तत्पर हो गए। ये पूरा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। चलिए, तो ये भी कंप्लीट है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चलिए, अब हम लोग का हिंदी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट को बनाएंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि ये इंग्लिश है, तो इंग्लिश का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये देखिए लिखा है, व्हाट वाज द गेम ऑफ चेस ओरिजिनली कॉल्ड। तो इसको आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका आंसर आपको टिक लगाना है। तो ये चारों में इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, आप आंसर कर लीजिएगा ऑप्शन ए को। अब जो प्रश्न 2 है, प्रश्न 2 लिखा हुआ है, ए लॉन्ग जर्नी बाय शिप इज कॉल्ड डैश दिया हुआ। ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताना है। तो 2 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, और 1 नंबर का आंसर तो ऑप्शन ए था। चलिए, तो हम लोग का 1 और 2 कंप्लीट हो जाता है। अब अच्छा से देख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, जॉइन द सेंटेंस यूजिंग नाइदर नॉर। आपको ये 1 नंबर और 2 नंबर 2 सेंटेंस दिया हुआ है। 1 नंबर सेंटेंस में दिया है, आई डू नॉट हैव ए बंगलो, फुल स्टॉप है, उसका आई डू नॉट हैव ए बिग कार। आपको इसको कनेक्ट करना है नाइदर नॉर के साथ। इसी तरह बी में लिखा हुआ है, सोहा कैन नॉट स्पीक हिंदी, फुल स्टॉप है, उसके बाद लिखा हुआ है, सोहा कैन नॉट राइट हिंदी। ठीक है, आपको कनेक्ट करना है, किसके साथ कनेक्ट करना है ये सेंटेंस को, नाइदर नॉर के साथ। ठीक है, तो हम लोग 3 नंबर का 1 का और बी का हम लोग अभी आंसर देखते हैं। चलिए देखिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, जॉइन द सेंटेंस यूजिंग नाइदर नॉर। आपको सेंटेंस कुछ दिया है, इसमें से आपको नाइदर नॉर का यूज करना है। प्रश्न 1 3 का ए नंबर है, आई डू नॉट हैव ए बंगलो, फुल स्टॉप है, आई डू नॉट हैव ए बिग कार। इसका आंसर हो जाएगा, आई हैव नाइदर ए बंगलो नॉर ए बिग कार। ठीक है, ये 3 नंबर का, ये 1 नंबर का आंसर हम लोग का हो गया। अब हम लोग 3 का बी नंबर को देखेंगे। ठीक है, देखिए 3 का बी नंबर, तो जैसा कि यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन आ गया 3 का बी का, उसको हम लोग देखते हैं क्या होगा। चलिए, तो इसका आंसर होगा, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बी नंबर लिखा हुआ है, सोहा कैन नॉट स्पीक हिंदी, सोहा कैन नॉट राइट हिंदी। इसका नाइदर नॉर उपयोग करना है आपको। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सोहा कैन नाइदर राइट नॉर रीड हिंदी। ये 3 नंबर का बी का आंसर है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा आंसर। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, डिफाइन इंडिजीनियस गेम्स। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा, इंडिजीनियस गेम्स आर रिक्रिएशन एक्टिविटीज डेट originated from a particular culture group, community or people. Indigenous games are a very important part of a people's heritage and culture. They preserve as old traditions and स्टोरीज ऑफ द पीपल ग्रुप। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया किसका, क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, चलिए अब इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर है। ठीक है, थोड़ा छोटा कर देते ताकि पूरा फ्रेम में आ जाए। ये क्वेश्चन नंबर 4 का पूरा आंसर है। अब इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 में लिखा है, रीअरेंज द गिवन सेंटेंस इन प्रॉपर ऑर्डर एज इन द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। अच्छा, हाइड और सीक गेम क्या होता है, लुक्का छुपी का जो गेम होता है उसको हाइड एंड सीक गेम कहते हैं। तो आपको यहाँ पर 8 नंबर दिया हुआ है, आपको इनमें से सबसे पहले कौन आएगा उसको सजाना है। मान लिया जाए पहले ये आया, उस तरह इसको सजाना है, उसके बाद जो आएगा उसको आपको सजाना है ऑर्डर में। ठीक है, तो देखिए इसको हम ऑर्डर में इस बगल में हम लिख दे रहे हैं, सबसे पहले कौन सा आएगा। ठीक है, चलिए
देखिए, तो इसका सही ऑर्डर क्या है? सही ऑर्डर में सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर जो 3 इसमें दिया हुआ है ऑप्शन, ये 3 नंबर को सबसे पहले लिखना है। एक लिखा है, उसके बाद कौन सा लिखना है? 2 नंबर पे आपको लिखना है ये 6 नंबर को लिखना है 2 नंबर पे। उसके बाद 3 नंबर पे कौन आएगा? 1 नंबर ठो। 3 के बाद आपका 4 नंबर में कौन आएगा? ये 4 नंबर ही 4 नंबर पे आएगा। उसके बाद 5 नंबर में कौन आएगा? ये 6 या 7 आएगा 5 नंबर पे। ठीक है, तो क्या क्या हो गया? 1 हो गया, 2 3 4 5 हो गया, अब 6। देखिए 6 नंबर पे कौन आएगा? ये 2 नंबर 6 नंबर पे आएगा। ठीक है, इसके बाद 7 नंबर पे कौन आएगा? 5 आएगा। उसके बाद कौन आएगा? 8 आएगा। मतलब इसको ऑर्डर में आपको सजाना है, लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कौन सा लिखना है? देखिए यहाँ हम लिख के भी बता दे रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सबसे पहले आपका जो ये ऑप्शन दिया हुआ है ना, ये सारा ये इधर का ऑप्शन है, इस ऑप्शन में सबसे पहले देखिए आपको लिखना है ये 3 नंबर, क्योंकि यहाँ हम 1 नंबर लिख दिए हैं। इसका मतलब सबसे पहले 3 आएगा। तो सबसे पहले हम लोग को ऑर्डर के हिसाब से क्या लिखना है? 3 नंबर। ठीक है, ऑर्डर के हिसाब से सबसे पहले 3 लिखें। अब 3 के बाद कौन सा आपको नंबर लिखना है? ये 2 नंबर लिखना है। इसका मतलब ऑर्डर के हिसाब से आपको ये 6 नंबर को बैठाना है। ठीक है, 6 नंबर के बाद आपको कौन सा सेंटेंस लिखना है? इसके बाद आपको 1 नंबर सेंटेंस लिखना है। देखिए यहाँ 3 लिखे ना, 3 नंबर पे कौन आएगा? 1 आएगा। ठीक है, इसके बाद कौन आएगा? इसके बाद 4 नंबर। तो 4 नंबर कहाँ है? 4 नंबर पे ही है, तो इसके बाद आपका 4 नंबर आएगा। ठीक है, आपको नंबर से ऐसे ऑर्डर में उसको उतार लेना है, इस पर गलती नहीं करना है। 4 के बाद आपका कौन आएगा? 5 नंबर कहाँ है? ये है 7 नंबर, मतलब ये वाला आएगा उसके बाद। तो 4 तक हो गया। उसके बाद आप जब लिखिएगा तो 5 नंबर उसके बाद आएगा। ठीक है, ऑर्डर ये 4, इसके बाद 5 कौन आएगा? 5 नंबर पे ये आएगा 7 नंबर ठो। ठीक है, इसके बाद 6 नंबर। तो 6 नंबर में कौन आएगा? ये 2 नंबर। तो इसके बाद आपको 2 नंबर ऑर्डर लिखना है, 2 नंबर को लिखना है। ठीक है, ये 2 नंबर है। 2 नंबर के बाद आपको कौन लिखना है? इसके बाद ये लिखना है, यानी 5 नंबर। ये 7 नंबर पे आएगा, ये 5 नंबर वाला लिखना है ये। उसके बाद आखिरी में ये लिखना है 8 नंबर। तो 8 नंबर आखिरी में 8 में ही आ रहा है। ठीक है, 5 के बाद कौन आएगा? 8 आएगा। तो आपको इतना ऑर्डर लिख देना है। ठीक है, चलिए, तो समझ में आया होगा। तो नहीं आया तो यहाँ पर देखिए हम लिख दिए हैं पहले से ही, है ना। आप इसको भी देख के समझ सकते हैं, लिखा हुआ है ये ऑर्डर, ये पूरा ऑर्डर कर दिए है ना। चलिए, तो हम लोग का इंग्लिश का कंप्लीट हो गया पूरा। अब हम लोग इसके बाद वाला सब्जेक्ट देखते हैं क्या है। देखिए, अब हम लोग का आता है गणित। तो अब गणित विषय को हम लोग बनाते हैं। पहला प्रश्न है गणित में कि 75 किलोमीटर में से 63.5/11 किलोमीटर की दूरी तय कर ली गई, बताइए और कितनी दूरी तय करना शेष है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना था? टोटल दूरी है 75 किलोमीटर। इसमें से कितना दूरी तय कर लिया गया है? 63.5/11। इसको हम लोग तोड़ के बटा में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो बताना है आपको कि अब शेष बचा हुआ दूरी कितना है। ठीक है, तो 75 में से इसको क्या करना है? घटाना है। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको लिखना है 75। ठीक है, और इसके साथ किसको घटाना है? ये वाला को। ठीक है, तो ये दोनों को आपको घटा देना है, आंसर आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। प्रश्न जो 1 है इसको घटाना कैसे है। ठीक है, चलिए तो हम लोग मैथ का पहला क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन का हम लोग यहाँ हल बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है 75 किलोमीटर में से 63.5/11 की दूरी तय कर ली गई है। तो आपसे पूछा क्या? बचा हुआ शेष दूरी। तो लिखना है इसीलिए बचा हुआ शेष दूरी बराबर 75 घटाओ 63.5/11। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका जाके बराबर देख के आपको सॉल्व करना है। देखिए, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 63.5/11 है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 698/11। अब इसको एलसीएम इसका करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर देखिए 11 और कुछ नहीं, मतलब नीचे कितना है? 1 है। तो ये 1 का इस 11 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 11। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या करना है? इस 11 से इसको गुना कर देना है। क्या कर देना? गुना। देखिए यहाँ हम लिखे हैं, गुना आप करेंगे तो गुना करने के बाद आया 825, है ना। गुना करेंगे हम लोग तो गुना करने के बाद आ जाएगा 825, और यहाँ पहले से ही 698 है, दोनों को आप घटाइएगा। इस दोनों को घटाने पर कितना आएगा? 127। ये 11 उतर जाएगा यहाँ आके, प्रत्येक बार 11 आपस में उतर जा रहा। ठीक है, अब इसको हम लोग पूर्णांक में तोड़ेंगे। किसको? 127/11 को। तो आएगा 11.6/11। ठीक है, ये आएगा, आपको दिख रहा होगा आंसर 11.6/11 किलोमीटर। ये शेष है बचा हुआ, ये आंसर है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार हम लोग का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे। देखिए, प्रश्न नंबर 2 में लिखा हुआ है
21.007 जोड़ 17.3 जोड़ 42.05 का मान क्या होगा। इस पूरा को आपको जोड़ देना है सिंपल, इसके नीचे इसको इसको उतार के आपको जोड़ करना है। तो चलिए हम जोड़ करके इसको बताते हैं, आप देखिए जोड़, ठीक है। चलिए, जैसा कि 2 नंबर प्रश्न में आपको जोड़ने बोला है, तो इस सब को आपको जोड़ करना है। तो सबसे पहले ऐसे लिखना है, उसका एक का नीचे लिखना है, तो आपको जोड़ करना है। 7 का 7 उतरेगा, 0 और 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 0 3 और 0 कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है 1 7 और 2, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, और हाथ में क्या कुछ था, नहीं था, 9 और 1 ये 10, 10 का 0 हाथ में 1, 4 और 1 5 और 2 7 और 1 8, तो ये हो गया कितना, 8। तो देख लीजिए ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। अब कौन सा ऑप्शन होगा, जो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, आप टिक लगा लीजिए, देख के आंसर ये आएगा। आंसर क्या आएगा, 80 आएगा, 80, उसके बाद पॉइंट आएगा, ठीक है, 80.357, ये आंसर हो जाएगा, हो गया। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन जो 3 है वो लिखा हुआ है 420 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। आपको 420 का एलसीएम करके अभाज्य गुणन निकालना है। इस तरह हम लोग जो एलसीएम करते हैं ना, इस तरह आपको इस तरह कर करके जाना है कि कितना बार में ये डिवाइड होगा, ठीक है। जैसे 2 से किए तो 210 आया, इस तरह करके आपको इसका पूरा अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोला है, वो बोला था 420 का आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से मतलब पहले 2 से इसका करेंगे, तो 2 से कितना आएगा, 210 बार में, फिर 2 से लगाएंगे तो 105 आएगा, फिर 3 से ये भागा करेंगे तो 35 बार में, फिर 5 से करेंगे 7 बार में। ठीक है, क्या आ गया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, ये आया। तो अब यही अभाज्य गुणनखंड है, आपको ये लिखना है। अतः 420 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, ठीक है। अब इसी को यहाँ थोड़ा सा लिख दीजिए। तो क्या लिखना है, 2 कितना बार आया, 2 बार, तो 2 का पावर कितना हो गया, 2 3 5 7, यही इसका पूरा आंसर है, ठीक है। यही पूरा आंसर हो जाएगा। चलिए समझ में आया, ये पूरा क्या है, आंसर है। इसके बाद वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये 3 था। देखिए हम लोग अब प्रश्न किसको करेंगे, 4 को। तो प्रश्न 4 में लिखा हुआ है 20 और 24 का लघुत्तम समापरिवर्तक ज्ञात कीजिए। यानी आपको निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। किसका एलसीएम निकालना है, 20 का और 24 का। तो कैसे निकालना है, ऐसे करके जो एलसीएम लेते हैं ना, 2 के पहाड़ा में ये आएगा 10 बार में, ये आएगा 12 बार में, इस तरह करके हम लोग निकालते हैं। तो इसी तरह इसका एलसीएम निकलेगा। तो हम लोग चलिए इसका एलसीएम निकाल के दिखाते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है आपको कि 20 और 24 का आपको एलसीएम निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 20 और 24 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 बार में, 12 बार में, फिर 2 से करेंगे 5 और 6, बस इतना ही। अब ये 5 और 6 ऐसा नंबर है जो कोई भी ऐसा संख्या नहीं जो दोनों को डिवाइड करे, तो हम लोग छोड़ देंगे। अब आपको इतना करने के बाद यहाँ लिखना है। तो क्या लिखना है, अतः 20 और 24 का लॉस क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 5, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 6, इतना है। अब इस यही आंसर है, आप गुना कर दीजिए पूरा का, तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा, 120। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये 120 ये क्या है, आंसर है। हो गया कंप्लीट हम लोग का ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को बनाएंगे। देखिए प्रश्न 5, अब क्वेश्चन 5 क्या लिखा है, सोनम ने 5 रुपये की टॉफ़ी, 10 रुपया 50 पैसे की कॉपी और 9.25 यानी 9 रुपया 25 पैसे की एक कलम खरीदी, ठीक है। तो बताइए उसने कुल कितने रुपए खर्च किए। कुछ नहीं करना है, 5 रुपये, 10.5 रुपये और 9 रुपया 25 पैसे को आपको जोड़ कर देना है। सबको क्या कर देना है, सबको जोड़ करने से आ जाएगा। तो इसका जोड़ हम लोग देख लेते हैं कि क्या आता है जोड़ करके, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका जोड़ करके क्या आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ये रहा सॉल्यूशन। तो सबसे पहले लिखना है आपको, सोनम द्वारा टॉफ़ी पर किए गए खर्च 5 रुपये, कॉपी पर किए गए खर्च 10 रुपये 50 पैसे, उसके बाद है कलम पर किए गए खर्च 9.25 रुपये। तो ये इतना सोनम खर्च करती है 3 जगह, ठीक है। तो इसके बाद आपको करना है कुल खर्च निकालना है। तो आपको लिख देना है कुल खर्च क्या होगा, 5 जोड़ 10.50 जोड़ 9.25। जब इस तीनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 24.75 रुपये। यही आंसर है, ठीक है। क्लियर हो गया पूरा, देख लीजिए एक बार अच्छा से आप, ठीक है। ये हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ से सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन आप देख लीजिए अच्छा से, और इसके बाद हम लोग का यहाँ आंसर मिलेगा ये,
ये पूरा हो गया इसका सॉल्यूशन। तो हम लोग का मैथ वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। अब हम लोग साइंस बनाएंगे। चलिए, तो हम लोग का मैथ का कंप्लीट हो चुका है सब्जेक्ट, ठीक है। हिंदी कंप्लीट हो गया, इंग्लिश कंप्लीट हो गया और मैथ भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग साइंस को देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग विज्ञान को अब बनाते हैं। तो विज्ञान का प्रश्न पहले देख लेते हैं। देखिए, जो विज्ञान है वो विज्ञान का हम लोग प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का ये प्रश्न है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न में आपको 4 ऑप्शन दिया रहता है, उसमें सही ऑप्शन पर टिक लगाना है, आपको आंसर लिख लेना है कॉपी में। तो हम लोग पढ़ते हैं प्रश्न 1 को। प्रश्न 1 लिखा है, हमारे आसपास की वस्तुएं लगातार बदलती रहती हैं। हमारे अगल बगल में जो आसपास में वस्तु वो लगातार क्या होती रहती है, बदलती रहती हैं। जैसे जब पानी जमकर बर्फ में परिवर्तित हो जाती है, एग्जाम्पल दिया आपको समझाने के लिए कि जो पानी है वो जमकर क्या बन जाती है, बर्फ, बर्फ फिर पिघल कर क्या बन जाती है, पानी। तो बदलती रहती है। तो इसमें कौन सा परिवर्तन होता है, ये जो जल से बर्फ बना, ये जो पानी है, पानी जमकर बर्फ बनाती है, इस किस प्रकार का परिवर्तन है वो आपको बताना है। ऑप्शन 1 नंबर दिया है रूप है, या एक आकार है, या एक अवस्था है, या सारे विकल्प गलत हैं। तो सही आंसर इसका क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवस्था। यानी ये अवस्था बदलता है। पानी क्या है, एक द्रव अवस्था है, और बर्फ क्या है, एक ठोस अवस्था है। तो अवस्था इसका बदलता है। तो इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। हम लोग प्रश्न 2 को देखेंगे। प्रश्न 2 में लिखा है, विद्यालय में बच्चों की 100 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, ठीक है। विद्यालय में एक आयोजन हुआ 100 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता का। आप बताइए कि यह किस प्रकार की गति का उदाहरण है। अब बताइए, दौड़ प्रतियोगिता एकदम सीधा होता है, ऐसा थोड़ी ना कि टेढ़ा बेका होगा, है ना। तो जब सीधा हो रहा है, इसका मतलब एकदम इसका आंसर क्या हो जाएगा, सरल रेखीय गति। ये ऑप्शन बी इसका आंसर है, सरल रेखीय गति। कंप्लीट हो गया। ये हम लोग का 1 और 2 क्वेश्चन साइंस का कंप्लीट है, ठीक है। अब हम लोग बनाते हैं इसके बाद तीसरा क्वेश्चन को। देखिए, हम लोग का साइंस का जो विज्ञान है उसका तीसरा क्वेश्चन। प्रश्न 3 लिखा है, गतियां कई प्रकार की होती हैं। तो आपको बताना है कि पृथ्वी के द्वारा की जाने वाली 2 प्रकार की गति का वर्णन कीजिए। ये जो गति है ना, जो मोशन है, वो कई प्रकार की होती है, लेकिन उसमें से आपको 2 प्रकार बताना जो पृथ्वी पे होती है। पृथ्वी के द्वारा की जाने वाली 2 प्रकार की गति का वर्णन करना है। चारों का नहीं करना, 2 का। ऐसी गति जनरली 4 प्रकार की होती है, ठीक है। 2 प्रकार की गति का वर्णन करना है जो पृथ्वी के द्वारा की जाती है। चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं प्रश्न 3 का। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग आंसर बनाते हैं। आंसर क्या है, 1 नंबर आंसर में लिखा है, पृथ्वी की 2 गतियां हैं, घूर्णन और परिक्रमण, ठीक है। गतियां बहुत होती है, लेकिन पृथ्वी की 2 ही गति का वर्णन करना है। उसमें से पहला गति आ जाएगा घूर्णन और दूसरा क्या हो जाएगा, परिक्रमण, ठीक है। इसके बाद देखिए 2 नंबर में लिखा है घूर्णन। तो घूर्णन गति के बारे में जानते हैं। घूर्णन को दैनिक गति भी कहते हैं, जबकि परिक्रमण को वार्षिक गति कहते हैं। तो घूर्णन को दैनिक गति कहते हैं, लेकिन परिक्रमण को क्या कहते हैं, वार्षिक गति कहते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती रहती है, जिसे पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं, ठीक है। 4 नंबर, एक घूर्णन पूरा करने में पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड का समय लेती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 5 को और 6 को। देखिए, पॉइंट नंबर 5 में लिखा है, पृथ्वी की दैनिक गति की वजह से ही दिन और रात होते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, जिसे वार्षिक गति कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, वार्षिक गति कहते हैं। बात समझ में आ गया। चलिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो अब आता है 7 नंबर और 8। देखिए, 7 नंबर में क्या लिखा है, 7 नंबर में लिखा हुआ है, पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकंड में पूरा करती है। 8 नंबर पॉइंट में लिखा है, पृथ्वी की वार्षिक गति की वजह से मौसम बदलते हैं। बस आपको इतना ही लिख देना, समझ में आ जाएगा वो जो पूछा था। वार्षिक और जो परिक्रमण होता है 2 प्रकार के, ये आपको आंसर लिख लेना है, ठीक है। चलिए, देखिए, तो हम लोग को ये कर लेना है घूर्णन और परिक्रमण गति के बारे में, ठीक है। आप वीडियो को रोक के आराम से आप लिख लीजिए, ठीक है। 8 पॉइंट है, तो हम लोग का 3 नंबर का आंसर पूरा हो चुका है। अब हम लोग 4 नंबर का आंसर देखते हैं। चलिए, तब प्रश्न हम लोग 4 को बनाते हैं। देखिए, प्रश्न 4 में लिखा है, कागज का जलना एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, परंतु पानी का उबलना एक उत्क्रमणीय परिवर्तन का उदाहरण है। कैसे, इसको आपको समझाना है कि जो कागज है वो जलता है, ठीक है। तो उस परिवर्तन, जो कागज जलता है, जलने के बाद राख बचता है, उसको बोलते हैं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, ठीक है। परंतु पानी जो उबलता है वो एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। पानी उबलने के बाद भाप बनता है, तो उत्क्रमणीय परिवर्तन है। आपको इसका उदाहरण के साथ इसका व्याख्या करना है, मैंने आपको समझाना है कैसे है। तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि जो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, इसका मतलब ये कागज से तो जल के राख बन जाएगा, लेकिन राख से वहाँ पर कागज नहीं बनेगा। इसी को हम लोग अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। जो
वापस फिर उस रूप में ना आए जिस रूप में था। लेकिन पानी क्या होता है, उबलने के बाद भाप बनता है और भाप से फिर वापस पानी भी बन जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय परिवर्तन बोलते हैं। लेकिन इसका हम लोग आंसर देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो क्वेश्चन था वो क्या था, यही ना था, कागज का जलना, ठीक है। कागज का जलना एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, परंतु पानी का उबलना एक उत्क्रमणीय परिवर्तन का उदाहरण है। कैसे? तो आंसर देखिए, आंसर होगा जब हम कागज को जलाते हैं तो वह राख और धुएं में बदलता है, जिसको मिलाकर पुनः कागज तैयार नहीं किया जा सकता। मतलब कहने का है, अगर हम लोग कागज को जलाते हैं, ठीक है, तो कागज को जलाने के बाद क्या होता है, राख होता है। क्या वो राख को फिर से मिला जुला कर हम लोग कभी कागज बना सकते हैं? नहीं। तो इसीलिए कागज का जलना अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, ठीक है। परंतु पानी को गर्म करने पर जलवाष्प बनता है, ठीक है, जो फिर ठंडा होकर जल में बदल जाता है। इसीलिए पानी का उबलना उत्क्रमणीय परिवर्तन है, ठीक है। आपको देख के लिख लेना है, ये क्वेश्चन 4 का आंसर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब हम लोग प्रश्न 5 को बनाएंगे, ठीक है। प्रश्न 5 में लिखा है, मीटर पैमाना द्वारा लंबाई मापते समय यथार्थ माप पाने के लिए कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि लंबाई का सही एवं सटीक मान प्राप्त हो सके। तो इसका क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसका आंसर हम लोग चलिए देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 5 का आंसर, तो आंसर क्या होगा क्वेश्चन 5 का? क्वेश्चन 5 का आंसर होगा, मीटर पैमाने द्वारा लंबाई मापते समय निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। ए नंबर, पैमाने को वस्तु के संपर्क में इसकी लंबाई के अनुदिश रखें। बी नंबर, कुछ पैमानों के सिरे टूटे हो सकते हैं, ऐसी स्थिति में नाप को शून्यांकन से लेना चाहिए। सी नंबर, माप लेते समय आँख की सही स्थिति की महत्वपूर्ण होती है, आँख की जो सही स्थिति है भी महत्वपूर्ण होती है। आपकी आँख जिस बिंदु की माप ली जाती है ना, आपकी आँख जिस बिंदु की माप ली जाती है उसके ठीक सामने होनी चाहिए। तो ये हम लोग का क्वेश्चन 5 का आंसर है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए तो हम लोग सामाजिक विज्ञान को देखते हैं, ठीक है। चलिए सोशल साइंस का ये है सामाजिक विज्ञान में सबसे पहले लिखा हुआ है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का आपको 3 प्रश्न दिया गया है, प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3, ठीक है। तो प्रश्न 1 को हम लोग पहले करते हैं। देखिए प्रश्न 1 में लिखा हुआ है, महाजन पद 2 प्रकार के होते थे, गणराज्य एवं राजतंत्र। गणराज्य में शासन किसके द्वारा होता था? आपको बताना है कि गणराज्य में जो शासन होता था वो किसके द्वारा होता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किसके द्वारा? लोगों द्वारा, चयनित समूह के होता था, ठीक है। प्रश्न 2 को करते हैं। प्रश्न 2 लिखा है, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? ऑप्शन दिया है ए घूर्णन, ऑप्शन बी दिया है परिक्रमण, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण, या ऑप्शन डी दिया है इनमें से सभी। इनमें से सभी का मतलब क्या है? ये ABC तीनों, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी के चलते होता था, घूर्णन, परिक्रमण और गुरुत्वाकर्षण, तीनों के चलते होता है क्या चीज? ऋतु में परिवर्तन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। कर लेना है आपको। चलिए प्रश्न हम लोग 3 को देखते हैं। प्रश्न 3 में लिखा है, आपके गांव में एक व्यक्ति अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा है, आप उसके उपचार के लिए क्या करेंगे? अगर बेहोश होकर गिर पड़ा है तो उपचार के लिए क्या करेंगे? डॉक्टर के पास ले जाएंगे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, डॉक्टर के पास ले जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर जो पहला प्रश्न था उसका आंसर क्या हम लोग टिक लगाए? आंसर 1। और 2 नंबर जो है उसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। और 3 नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, डॉक्टर के पास ले जाएंगे। हो गया। चलिए तो हम लोग का 1, 2, 3 हो गया है क्वेश्चन। अब हम लोग क्या करते हैं कि प्रश्न देख लेते हैं। इधर 3 नंबर तो हो गया ना, 4 नंबर को हम लोग देख लेते हैं। तो प्रश्न 4 क्या है? प्रश्न 4 लिखा हुआ है, इससे पहले देखिए लिखा लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न का मतलब हो गया आपको छोटा छोटा प्रश्न का आंसर भी छोटा होगा। तो प्रश्न 4 में लिखा है, डायन कुप्रथा को समाप्त करने से संबंधित किन्हीं 2 प्रकार के उपाय उदाहरण सहित बताइए, ठीक है। तो डायन का जो कुप्रथा है उसको समाप्त करना आप चाहते हैं तो उससे संबंधित 2 उपाय क्या हो सकता है ताकि डायन प्रथा समाप्त हो जाए, ठीक है। तो प्रश्न 4 का हम लोग चलिए उत्तर देखते हैं क्या होगा। आंसर होगा, ऐसे अंधविश्वास से हम निम्न तरीके से बच सकते हैं। क नंबर, लोगों में शिक्षा का प्रचार करना ताकि अच्छे बुरे की समझ हो सके, ठीक है। ये क्या है? अच्छे बुरे की समझ हो सके, ठीक। ख नंबर पॉइंट में आपको लिखना है, 2 ही बोला है ना। ख नंबर में है, पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा लोगों को इस समस्या के प्रति जागरूक करना। ये 2 आप लिख लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। दिग्बिंदु किसे कहते हैं? चित्र सहित स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो प्रश्न 5 का हम लोग आंसर देखते हैं। चलिए
देखिए इसका आंसर, तो उत्तर हो जाएगा इसका 4 प्रधान दिग बिंदु हैं। क्या क्या है 4 प्रधान दिग बिंदु? उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, ये 4 प्रधान दिग बिंदु इन्हें कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो इसका हम लोग चित्र बना लेते हैं। देखिए चित्र, देखिए आपको ये चित्र उतार लेना है, चित्र सहित बोला है ना। ठीक है, ये पूरा आपको क्या कर लेना है, उतार लेना है। अब इसमें देखिए, अगर आप इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं, जैसे आप इधर कर दीजिए उत्तर। ठीक है, पूरब की जगह हम क्या कर सकते हैं, इधर लिख दीजिए उत्तर, पूरब को काट के, या जो है वो भी सही है। ठीक है, जो है वो भी सही है। चलिए देखिए, आपको ये चित्र उतार लेना है। ठीक है, ये प्रधान दिग बिंदु का चित्र है। पूरब, इधर हो गया पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। आप इसको बदल सकते हैं, जैसे आप इधर पूरब कर सकते हैं। ठीक है, ये भी चलेगा। और इधर क्या कर सकते हैं, पूरब के अपोजिट में क्या आता है, पश्चिम, तो आप इसको पश्चिम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा उत्तर। इधर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा उत्तर, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका दक्षिण। तो आप इसको दक्षिण भी लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर हो जाएगा पूरब, पश्चिम, ये हो जाएगा उत्तर, और ये हो जाएगा दक्षिण। आप इसको नहीं भी लिख सकते, इसको काट के हम जो बताए वही लिख दीजिए। ठीक है, इसको काट दीजिए। अगर आपको नहीं लिखना है, जैसा है वो भी सही है, लेकिन आप इस तरह भी कर दीजिए। इधर उत्तर, इधर उत्तर हो गया, इधर पूरब हो गया, इधर दक्षिण हो गया, और इधर पश्चिम हो गया। ठीक है, ये डायग्राम बनाना, बाकी चित्र ऐसा ही बनाना है जैसा ये एरो दिया हुआ। ठीक है, चलिए तो हम लोग का ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। देखिए हम लोग अब प्रश्न 6 को करते हैं। तो ये क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, आपको बड़ा होगा, इसका आंसर आपको बड़ा लिखना है। तो प्रश्न 6 में लिखा है, बताइए कि मगध किन कारणों से एक शक्तिशाली महाजनपद बना। तो मगध जो था वो शक्तिशाली महाजनपद था, लेकिन किस कारण से बना, उसका कारण बताना है आपको। तो हम लोग इसका प्रश्न का उत्तर देखते हैं। कितना है ये प्रश्न, 6 है। 6 का हम लोग उत्तर देखते हैं। चलिए तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर को देखते हैं कि मगध सबसे शक्तिशाली राज्य कैसे बना। तो उसका उत्तर हो जाएगा, मगध सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था। इसके कई कारण थे। पहला, यह गंगा बेसिन में स्थित था। जो मगध था वो अभी जो पटना वाला इलाका है वो पूरा मगध में आ जाता है, पूरा बिहार जो गंगा नदी के किनारे बसा। ठीक है, जहाँ गंगा और सोन जैसी नदियाँ बहती है, गंगा और सोन ये दोनों नदी जो है वो बिहार में बहती हैं। ठीक है, ये नदियाँ यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थीं। यहाँ भूमि कर की दर अधिक थी, जिससे राजा को अधिक आय होती थी। ठीक है, तो ये कारण है मगध का शक्तिशाली होने का। आप इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग का सोशल साइंस का भी कंप्लीट हुआ। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए तो हम लोग अब आखिरी संस्कृत वाला सब्जेक्ट को भी कर ही लेते हैं। ठीक है, चलिए तो संस्कृत वाला सब्जेक्ट देखिए। तो यहाँ से आपको पढ़ना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है कि ये लिखा हुआ है कि आपको उचित उत्तर चुनना है। नीचे आपको अभी प्रश्न दिया जाएगा, आपको उसका आंसर चुनना है। तो हम लोग देखते हैं पहले प्रश्न को। तो प्रश्न क्या दिया हुआ उसको देख लेते हैं। देखिए तो इसका जो प्रश्न 1 है, प्रश्न 1 में लिखा हुआ है, कः बालका प्रश्न पृच्छति। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो सही, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आरव। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो एक बार हम फिर से इसको कर देते हैं। देखिए आपका जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रश्न 2 में लिखा है, अस्ति अत्र का धातुः। ठीक है, तो प्रश्न 2 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, असा। ठीक है, तो एक बार फिर से हम टिक लगा देते हैं। प्रश्न 1 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। प्रश्न 2 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो गया। अब यहाँ पर लिखा है पूर्ण वाक्य उत्तरता, इसका मतलब पूरे वाक्य में इसका उत्तर देना है। प्रश्न 3 लिखा है, आरवा कुत्र वस्ती। तो इसका आंसर देखिए यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लिए और लिख लीजिएगा। तो आंसर क्या लिखा हुआ है, आंसर लिखा हुआ है, आरवा रांची नगरे वस्ती। ठीक है, तो आरव कहाँ बसती है, रांची नगरे, यानी आरव जो है वो रांची के नगर में रहता है। हो गया। अब हम लोग प्रश्न 4 को देखते हैं। तो प्रश्न 4 लिखा हुआ है, वशामी पदस्य कर्ता का। ये प्रश्न है, आपको इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, वशमी पदस्य कर्ता विहान हस्ती। ठीक है, आपको ये लिख लेना है देख के। चलिए तो हम लोग का संस्कृत भी पूरा कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार हम लोग का
सारे सब्जेक्ट के जितने भी क्वेश्चन थे सारे के क्वेश्चन और प्लस आंसर भी हो गया कंप्लीट। आप इसको पढ़ लीजिएगा, अच्छा से देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, जो करना है अच्छा से करिएगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आया, आपका काम का है, तो आप लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। लाइक करते रहिएगा, लाइक करने में कुछ नहीं जाता है। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। आपका एग्जाम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे या कुछ भी सूचना आएगा तो मैं आपको बताते रहूँगा। आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे।